नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। मैंने अपनी बात को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि मैं भारत की विदेश नीति के जो व्यापक उद्देश्यों से शुरू करना चाहूँगा, कि उसके जो जो व्यापक उद्देश्य हैं उनकी बात करूँगा। इसके बाद मैं उन उन जो फंडामेंटल जो थ्योरीज़ हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, मैं उनकी बात करूँगा। जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उनको एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में मैं विदेश नीति की कुछ जो प्राथमिकताएं हैं उनकी बात करूंगा, और फिर आगे की चुनौतियों के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो और मैं आपके प्रश्नों के लिए भी तैयार हूं, तो मुझे उत्तर देने में खुशी होगी। तो अपने प्रश्नों को मुझे सुनने के बाद ही पूछिएगा। देखिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में है क्लास, और जो खास बात है कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी की। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी वो होती है इसके आधार पर हम विदेशों के साथ अपने संबंध बनाते हैं। तो मेरी राय में विदेश नीति के कम से कम 4 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि जो पहला है और बहुत ही व्यापक भी है, समझिएगा, किसी अन्य देश की तरह अपने राष्ट्रीय हितों की, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना। और राष्ट्रीय हितों का दायरा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी व्यापक है। जैसे कि हमारे विषय में इसमें राष्ट्रीय हित की अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा? क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो कहूँ तो पहला उद्देश्य हमारा क्या है? भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना, मतलब क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमें हमारी सीमाओं की रक्षा करनी है। दूसरा उद्देश्य है एक बाहरी परिवेश, एक बाहर का एक एटमॉस्फेयर बनाना। दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हो? जो बाहरी परिवेश है वो समावेशी घरेलू विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं डिटेल में बात करूं कि हमें विदेशी जो भागीदार होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ताकि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ला सकें, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी अपने यहाँ ला सकें, उसको इम्पोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये बाहरी जो जो लेन देन है, आदान प्रदान है, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भारत में एक विश्व स्तर का एक एक बुनियादी एक ढांचा विकसित कर सकें, एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। जैसे मेक इन इंडिया, ताकि जो मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम है, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम है, हम इनको डेवलप कर सकें। डिजिटल इंडिया की बात करिए आप, या फिर स्मार्ट सिटी, ये तभी सफल हो सकते हैं जब हम एक बुनियादी ढांचा विकसित कर पाएँ, ताकि हमारे पास एक एक डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम हो, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट हो। तो हाल के वर्षों में देखा जाए, भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी जो डिप्लोमेसी है ना, वो डिप्लोमेसी क्या कर रही है? जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है, उसको एक करने की कोशिश कर रही है। तो 2 उद्देश्य तो ये हो गए। अब बच्चों, जो तीसरा उद्देश्य है कि पिछले 70-72 सालों में या 75 सालों में भारत एक एक गरीब देश से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है, और अब इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में गिना जा रहा है। हालांकि तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हमारा है वो ये निश्चित करना चाहता है कि भारत की आवाज़ जो जो पूरी दुनिया के वैश्विक मंच हैं, जैसे यूएन है या इस तरह के और भी मंच हैं, इन पर सुनी जाए। और भारत आतंकवाद की बात कर रहा है, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है, निशस्त्रीकरण की बात कर रहा है, भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार की बात कर रहा है। ठीक है, इन संस्थाओं के सुधार की बात कर रहा है, जो दुनिया के बाकी देशों में, या सर कह सकते हैं बाकी के रूप में, ज़्यादा के रूप में भारत को प्रभावित करते हैं। और जब ये भारत को प्रभावित ही कर रहे हैं तो हमारे पास भी वो क्षमता होनी चाहिए कि हम वैश्विक आयाम के मुद्दों पर
विश्व जनमत को प्रभावित कर सके, और भारत अब वो कर रहा है। बच्चों, जो हमारा चौथा उद्देश्य है वो है कि भारत के लगभग 30 मिलियन प्रवासी हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति, एनआरआई और पीआईओ की बात कर रहा हूं, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये जिन देशों में रह रहे हैं वहां पर वो एक शक्तिशाली रूप में हो रहे हैं। तो यह भारत और अन्य देशों के बीच एक मजबूत कड़ी प्रदान करते हैं, और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को, जो हमारे बायलैटरल रिलेशन हैं, इनको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चौथा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारतवंशियों को शामिल करिए अपनी विदेश नीति में, और इनकी उपस्थिति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उनके भी हितों की रक्षा करना है। अब एक व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है वो सक्रिय दृष्टिकोण है, एक्टिव आइडियोलॉजी है, कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमेशा एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हमेशा चेंजमेंट आ रही है, गतिशील है, मूवेबल है, और उसी मूवेबल के अनुसार जैसी परिस्थितियां होंगी उसी के अनुसार भारतीय विदेश नीति भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। थोड़ा उसमें लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो व्यवहारिक होने के लिए तैयार रहे, ताकि जो उभरती हुई स्थितियां हैं हम उनका सामना करने के लिए उस विदेश नीति को तुरंत हम क्या कर सकें, उस हिसाब से चेंज कर सकें। हालांकि हम लोग अपनी विदेश नीति के कार्यान्वयन में बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हैं, और हमने जिन पर देखा जाए तो कोई समझौता भी नहीं किया हुआ है, हम अपने बुनियादी सिद्धांतों को मान रहे हैं। तो हमारी ये विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांत हैं क्या, ये हम इनको समझने की कोशिश करते हैं और हम उसी पर बात करते हैं। पहला जो हमारा सिद्धांत है वो पंचशील है। पंचशील है ऐसे 5 कैरेक्टर्स जिन पर 29 अप्रैल 1954 को हमने साइन किए थे, और औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार पर जो समझौते से संबंधित थे। बाद में विश्व स्तर पर भी हमने इन्हीं को आजमाने की कोशिश की, और हम इन्हीं को मान रहे हैं। जैसे पहला सिद्धांत क्या है पंचशील का, हम एक दूसरे के क्षेत्र की जो अखंडता है, संप्रभुता है ना, हम उसका सम्मान करेंगे। दूसरा, हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम खुद अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे किसी के ऊपर युद्ध थोपने की, और हम आपस में गैर हस्तक्षेप में रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में, और हम इक्वलिटी के लिए और आपसी लाभ के लिए काम करेंगे, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करेंगे। तो जो कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी जो हमारा जो मुद्दा है विदेश नीति में, वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करना। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि विश्व एक परिवार है। इससे संबंधित है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक कॉन्सेप्ट है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो पूरी दुनिया है, पूरा समुदाय है, एक ही बड़े वैश्विक परिवार का एक हिस्सा है, और परिवार के सदस्यों को शांति और आपस में सद्भाव रखना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, और एक साथ बढ़ने और कह सकते हैं कि वो पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अब भारत लोकतंत्र में विश्वास करता है और लोकतंत्र का ही समर्थन करता है। हालांकि भारत की विचारधाराओं के पारगमन में विश्वास नहीं है, कि विचारधाराओं को चेंज करने में विश्वास नहीं है। भारत इसलिए चाहे वह लोकतंत्र हो और राजशाही हो या सैन्य तानाशाही, सरकार के साथ खड़ा है। भारत का मानना है कि अपने नेताओं को चुनना या हटाना और शासन का रूप बरकरार रखना या बदलना देश की जनता पर निर्भर है। तो इस सिद्धांत का विस्तार करके भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा
बलपूर्वक या अन्य साधनों के उपयोग से किसी विदेश देश में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करता, किसी क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के विचार का समर्थन नहीं करता, जैसे जैसे इराक है, लीबिया है, सीरिया है, या अभी हाल ही में यूक्रेन है। अमेरिकी हस्तक्षेप हो, चाहे जॉर्जिया हो, है यूक्रेन में रूस का हस्तक्षेप हो, चाहे इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा हो। इसके साथ ही भारत जहां भी क्षमता मौजूद है वहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने में संकोच भी नहीं करता। यह क्षमता निर्माण में देखा जाए तो सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता है और लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। अब भारत एक तरफा प्रतिबंधों या सैनिक कार्रवाइयों का भी समर्थन नहीं करता है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा किसी अन्य देश के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की सहमति नहीं देता, सैन्य कार्रवाई करने के विचार का समर्थन नहीं करता जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति ना हो। इसलिए भारत केवल शांति सैन्य अभियानों में सहयोग देता है, अपना योगदान देता है, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं का हिस्सा भी है। तो भारत के लगभग 1,95,000 सैनिक इन शांति मिशनों में अभी भी काम कर रहे हैं, जो किसी भी देश से भेजी गई सबसे बड़ी संख्या है। भारत ने अब तक 49 से अधिक मिशनों में भाग लिया और 165 से ज़्यादा भारतीय शांति रक्षकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान भी दिया। मतलब 165 से ज़्यादा लोग हमारे भारतीय लोग शहीद भी हो गए। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए अपने कुछ फोर्स भी उपलब्ध कराए हैं और यह हमेशा कराता भी रहा है और आगे कराने के लिए भी तैयार है। भारत के दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। भारत यदि किसी देश द्वारा किसी अधिनियम या फिर निर्दोष या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों का अतिक्रमण किया जाता है तो भारत उसी समय हस्तक्षेप करने में संकोच भी नहीं करता कि जब मैं कहूँगा कि हस्तक्षेप जरूरी है तो कर देगा, नहीं तो नहीं। जैसे बांग्लादेश में भारत ने 1971 में हस्तक्षेप किया जब बहुत ज़रूरी हो गया, श्रीलंका में 1987 से 1990 के बीच में, मालदीव में 1988 में तो ऐसे भी मुद्दे हैं। भारत आक्रामकता पर रचनात्मक जुड़ाव की नीति का समर्थन करता है कि हिंसक जवाबी कार्रवाई और टकराव ही मामलों को उलझा सकता है, ऐसा भारत का मानना है। युद्ध कोई समाधान नहीं है और हर युद्ध के बाद जो विरोधी दल होता है फाइनली बातचीत करने के लिए आगे आते हैं और जिसके द्वारा समय पर बहुत नुकसान पहले ही हो चुका होता है। तो विशेष रूप से यह पाकिस्तान पर भी लागू होता है। भारत में लक्षित राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा, और भारत हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की बात करता है, मुद्दों को बैठकर सुलझाने की बात करता है। हालांकि बातचीत की रीतों को भारत की कमजोरी के रूप में गलत समझा जा सकता है और भारत के द्वारा की गई प्रत्येक जो स्टेटमेंट दिया जाए या उसकी कार्रवाई किया जाए, इसके थ्रू हमारे धैर्य का परीक्षण भी किया जाता है। जैसे 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर आप हमारे खिलाफ कहीं कुछ करोगे तो हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भी है पुलवामा आतंकी हमले में जो प्रतिशोध लिया गया था 2019 में, बालाकोट में आतंकवादी शिविरों में हवाई हमला भी इसका एक उदाहरण है। तो भारत आक्रामकता से पीछे नहीं हटा हुआ, तो भारत की कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए। निर्णय लेने की स्वतंत्रता भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार भारत साझेदारी में विश्वास करता है, गठबंधनों की बात करता है, विशेष रूप से सैन्य गठबंधनों से, लेकिन भारत दूर है। भारत किसी भी गठबंधन का हिस्सा, सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा, वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर ग्लोबली बहस करने के लिए तैयार है और वैश्विक सहमति की भी बात करता है कि हमें आपस में इन मुद्दों पर सहमति बनानी होनी चाहिए। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ नाम की दो महाशक्तियों के बीच और कोल्ड वार की बैकग्राउंड में भी भारत को आमतौर पर सोवियत संघ की ओर अधिक झुकाव के रूप में देखा जाता था।
लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और भारत के लिए युद्धाभ्यास करने के लिए एक बड़ा एक सामरिक स्थान बनाया गया। देखा जाए कैसे कि वर्तमान में हालांकि भारत ने गुटनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत को छोड़ा नहीं है और भारत बहुचर्चा की नीति में भी विश्वास करता है। हालांकि यह दूसरे की कीमत पर एक के साथ संबंधों के निर्माण में विश्वास नहीं करता। भारत ये नहीं कहता कि हम अब आपके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हम दूसरों के साथ संबंध बनाएंगे। भारत दोनों के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखता है। इसलिए भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी उसी प्रकार के हैं और रूस के साथ भी अच्छे। भारत पूरी दुनिया में अपने संबंधों को लेकर जाना जाता है। भारत की पड़ोस पहले की नीति है। पड़ोस पहले की नीति क्या है? भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। इसकी विकास दर इस क्षेत्र में अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का कद भी बढ़ रहा है। एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र भी है भारत। तो भारत की साख अब स्पेस में भी बढ़ रही है। चंद्रयान मिशन एक एग्जाम्पल है और उसके बाद जो अगला मार्स मिशन है उससे भी आप समझ सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजिकली रूप में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत की तुलना इस क्षेत्र में विश्वास, भारत से तुलना कोई देश नहीं करना। भारत भी किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करना चाहता। आपस में समझदारी बना के रहना चाहता है। आपस में विश्वास को बहाल करना चाहता है। कई देशों के बीच में आपस में विश्वास की कमी नहीं हो। पड़ोसी देशों में कई बार भारत के खिलाफ गलत बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत एक बड़े भाई के जैसा काम कर रहा है। उनको धमकाता नहीं है, जबकि भारत उस स्थिति में है किसी भी देश को धमका सकता है, लेकिन भारत ऐसा काम नहीं करता। भारत इन देशों के साथ बड़े भाई के रूप में काम कर रहा है। भारतीय विरोधियों को भी भारत अपने तरीकों से, अपनी बातचीत के तरीकों से समझाने में विश्वास रखता है। जैसे 2014 में भारत की पड़ोस की पहली नीति में विश्वास की कमी को दूर करना शामिल था। संबंधों का पुनर्निर्धारण करना, मित्रता के संबंधों का फिर से निर्माण करना, पूरी तरह से पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग देना, और इसका परिणाम देखा जाए तो मिला जुला रहा है। पड़ोसियों के साथ जुड़ाव एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और संबंधों का स्तर अक्सर हमारे पड़ोस में सरकारों की स्थानांतरण प्राथमिकताओं से निर्धारित होता है। जिस प्रकार की सरकार, इसमें भूटान के साथ भारत के संबंध अनुकरणीय है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है। श्रीलंका के साथ संबंधों में एक नया अध्याय इस देश में नई सरकार के चुनाव के साथ शुरू हो गया है। नेपाल के साथ संबंध एक मजबूत कड़ी पर है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ संबंध इतिहास में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो भारत दक्षिण एशियाई और क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की अगर बात करा जाए तो इन प्रक्रियाओं में, जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन बात करें एशियाई में सार्क, इसके माध्यम से दक्षिण एशिया के एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि एक संगठन के रूप में सार्क को जब सुपुर्दगी के मामले में मापा गया तो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, लेकिन सार्क कई दशकों से अस्तित्व में है। फिर भी दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र बना हुआ है। इसे बदतर बनाने में भारत पाकिस्तान संबंध और पाकिस्तान की बाधा पहुंचाने की नीति ही इसके लिए है। काठमांडू में नवंबर 2014 में जब 18वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसके बाद से सरकारों के प्रमुख राष्ट्र अध्यक्षों के स्तर पर कोई सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के निरंतर जो मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान उन मुद्दों को सीमावाद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो भारत ने इन मुद्दों को देखते हुए बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने अपने निर्णय में भारत का समर्थन भी किया था। तो निष्क्रिय सार्क की पृष्ठभूमि में भारत ने 2 आयामी दृष्टिकोण अपनाए। पहला तो यह है कि यह उतने ही सदस्यों के साथ उप क्षेत्रीय परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है जितना कि सहमत है। नतीजन भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने आगे बढ़कर देखा जाए तो जून 2015 में 4 सार्क देशों के बीच सड़क यातायात की आवाजाही के लिए एक ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते पर साइन किए, जिससे पाकिस्तान और अन्य लोग अलग हो गए।
बाद में मई 2017 में भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा निर्मित एक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। पाकिस्तान द्वारा भी इस प्रकार का उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। अब भारत सार्क के प्रति प्रतिबद्ध भी है और उससे आगे भी नजर आने लगा है। यह 5 सार्क देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के 2 देशों के बीच एक अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में बिम्स्टेक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी में एक मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और म्यांमार और थाईलैंड भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो भारत ने नवंबर 2016 में ब्रिक्स गोवा शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के साथ एक आउटरीच कॉन्फ्रेंस की थी और उसके लिए सार्क पर बिम्स्टेक को जानबूझकर चुना। तो भारत की नीति बिम्स्टेक द्वारा सार्क की जगह नहीं, दोनों को साथ लेकर चलने की। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन भारत दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं रहा है। भारत के पड़ोस के संदर्भ में बात किया जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 आसियान देशों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे एशियाई बाघों के प्रति भारत की पहली पहुंच 1990 के दशक के शुरू में सोवियत संघ के अंत, शीत युद्ध के अंत और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसे अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के हमारे अपने निर्णय की पृष्ठभूमि में की गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की लुक ईस्ट नीति की घोषणा हुई और LEP 3 चरणों से गुजरी। LEP मतलब लुक ईस्ट नीति 1992 से 2002 का पहला चरण आसियान पर केंद्रित था, मुख्य रूप से व्यापार और निवेश संबंधों पर केंद्रित था। और इस टाइम भारत ने 1992 में आसियान के साथ क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी की, जिसे 1996 में एक पूर्ण संवाद सहयोगी के दर्जे में अपग्रेड किया गया, जब भारत भी आसियान क्षेत्रीय मंच में शामिल हो गया था। 2002 से भारत ने वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें आयोजित करना शुरू किया। सेकेंड जो चरण था 2003 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को कवर करते हुए पूर्व की सरकार की विस्तारित परिभाषा को साझा किया, जिसमें आसियान अपने मूल में था। उन्होंने कहा कि नए चरण में व्यापार से व्यापक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर बदलाव के रूप में हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें समुद्री गलियारों की रक्षा करना, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त और समन्वित प्रयास करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। यह रीब्रांडिंग से अधिक था। तब से सरकार ने आसियान के साथ संबंधों में अधिक गतिशील और देखा जाए एक नया दृष्टिकोण की मांग आ गई। आसियान के भीतर एक क्षेत्र बना। भारत के पूर्वोत्तर के साथ सापेक्ष निकटता आई। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखें तो भारत सरकार ने क्षेत्र में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए, लगभग 71.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष की स्थापना की, ताकि भारत निर्यात और आयात बैंक में 2016 में इस कोष को वहां पर डाल दिया। अब भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सबसे महत्वपूर्ण काम है 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में जो राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए सरकारों के प्रमुख की उपस्थिति। भारत को अब न केवल इस क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देना, बल्कि इस क्षेत्र में संभावित देखा जाए तो संभावित सुरक्षा संतुलन के रूप या सुरक्षा को एक नया रूप देने की जरूरत है। अब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक नया कार्ड भारत ने दिशा में खेला, जिसे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से बाहर रहने का हमारा हालिया निर्णय हमारे राष्ट्रीय हितों के द्वारा निर्देशित था।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा संयोजन कैसा हो। भारत दक्षिण एशिया को एकीकृत करने के लिए, दक्षिण एशिया को अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने के लिए फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है। दक्षिण एशिया के भीतर बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल एक मोटर वाहन समझौता 4 देशों के भीतर भीतर जो पैसेंजर हैं और जो गुड्स हैं उनकी आवाजाही के लिए एक कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहा है। कुछ परियोजनाएं और भी हैं जिन पर भारत फोकस कर रहा है और जो बहुत जरूरी भी हैं देखी जाए तो। उन्हें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबर बंदरगाह का विकास शामिल है, जो एक तरफ भारत को ईरान और अफगानिस्तान के साथ जोड़ेगा, दूसरी ओर मध्य एशिया के साथ पाकिस्तान को अलग करते हुए भारत और अफगानिस्तान के को भी जोड़ने का काम करेगा। भारत ने 2003 में संदर्भ में ईरान से चर्चा शुरू की थी, फिर भी भारत की ओर से वास्तविक प्रोत्साहन 2014 के मध्य में दिया गया, जो कि एक बड़ा चरण था। ऐसा माना गया कि बहुत बड़ा चरण है। इसके बाद भारत ने इसे भौतिक रूप से कब्जे में लिया और यह पहला बंदरगाह है जो इंडिया के बाहर है और भारत इस पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान ने फरवरी 2019 में जरांज चाबहर मार्ग का उपयोग करते हुए भारत को अपना पहला कार्गो भेजा था। भारत ने इससे पहले समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान को 2017 के अंत में गेहूं भेजा था। तो भारत ने देखा जाए तो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों के रूप में 2 प्रत्यक्ष एयर फ्रंट कॉरिडोर स्थापित किए हैं। दिल्ली काबुल कॉरिडोर जो 2017 से चालू है और मार्च 2019 में दिल्ली ग्रेट कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया, जो अभी चल रहा है। 1360 किलोमीटर एक त्रिपक्षीय भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग जो अगले वर्ष तक चालू होने की संभावना है, भारत के पूर्वोत्तर को आसियान से जोड़ेगा। भारत म्यांमार के खंडों के निर्माण की भी फंडिंग कर रहा है। भारत ने कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में से भी जुड़ने का प्रस्ताव किया है। कलादान एक परियोजना है जो धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इसमें 2015 से तेजी आई है। इस परियोजना में समुद्री, अंतर्देशीय जल और सड़क प्रणाली का उपयोग करते हुए भारत के जो लैंडलॉक्ड पूर्व को म्यांमार के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ने की बात की गई। तो ये जो कलादान परियोजना है जब पूरी हो जाएगी तो कोलकाता से मिजोरम तक परिवहन के लिए 4 दिनों तक के समय में कटौती होगी। इस हिसाब से दूरी देखी जाए तो 950 किलोमीटर कम हो जाएगी। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग और भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो लोग क्राइम करके भाग जाते हैं दूसरे देशों में, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक अभियान भारत सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। यह समझते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर या फिर एक व्यापक सहमति के मसौदे पर बातचीत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रों की सहमति को एक बहुपक्षीय मंच के रूप में बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा है जो आतंकवाद को समर्थन करता है, और आतंकवाद को समर्थन नहीं करता, आतंकवाद की मुख्य जड़ में पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तान को एक ग्रे सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने का विचार किया जा रहा है। भारत को मानना होगा कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान की रक्षा और आतंकवाद के प्रति कुछ देशों का चयनात्मक दृष्टिकोण एक चुनौती है। भारत भ्रष्टाचार की बात करता हो, काला धन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऐसे लोग जो भारत में क्राइम करके दूसरी जगह पर भाग जाते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी आदि जैसे आर्थिक अपराधियों का जल्दी से जल्दी प्रत्यर्पण हो सके, उसके लिए भारत को प्राथमिकता देनी होगी और भारत इस काम में लगा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, भारत ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी अपना योगदान दे रहा है और साथ ही ये भी आशा करते हैं कि विकसित देश उत्सर्जन को कम करने के लिए पैसों के माध्यम से, एक अर्थ के माध्यम से विकासशील देशों को सहायता देंगे और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी भी देंगे। भारत परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिए प्रतिबद्ध है, निशस्त्रीकरण की बात कर रहा है। परमाणु शक्ति के रूप में भारत का रिकॉर्ड एकदम बेदाग है। भारत वैश्विक भेदभाव रहित निशस्त्रीकरण के लिए अटल है।
वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार भारत की राय है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF आदि जैसे वैश्विक शासन की संस्थाएं समकालीन दुनिया की जमीनी वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, जिसके बाद से उनमें जबरदस्त बदलाव आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दशकों बाद संस्थाएं बनाई गई थी, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत भी है। अब हमारे निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों की अगर हम बात करें तो हम इसे भारत की विदेश नीति पार्ट 2 में देखेंगे कि हमारे निकटतम पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, आपको समझ में आए होंगे, लेकिन ये अभी अधूरे हैं। जब तक भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की हम बात नहीं करेंगे तब तक ये पूरे नहीं हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।